नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। पिछले वीडियो आपने देखे हैं, कमेंट्स की है, बहुत एकदम अच्छा लगा है और अपना परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप लोग पक्का इसको शेयर तो करते हो और लाइक भी आप लोग करते हो कि आपको पसंद है ये चीज़। तो आप लोग इसको और भी शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हमारे मेंबर होंगे तो लाइव भी इनेबल होगा और उसके साथ ही जल्दी से जल्दी हम लाइव भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। मिलते रहेंगे बीच बीच में लाइव, बट जो हमारा ये रिकॉर्डेड वीडियो का कंटेंट है उसमें क्या होता है, कंटिन्यू हम कंप्लीट पढ़ते ही रहते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करते। यदि आपको कुछ बोलना है तो आप लोग कमेंट में कमेंट्स कर दिया करो, मैं हमेशा ही आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की आगे की और शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। जैसे हमने लास्ट कार्यपालिका शक्ति के बारे में पढ़ा है, विधायी शक्ति के बारे में पढ़ा है। लास्ट पॉइंट की मैं बात करूँ तो हम ऑर्डिनेंस या फिर अध्यादेश, राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसके बारे में हमें आज पढ़ना है। कंप्लीट होता क्या है अध्यादेश और क्यों लाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश, उसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। वीटो पावर के बारे में हमने पढ़ा, कौन सी वीटो पावर भारत में नहीं है, कितने प्रकार की वीटो पावर हैं, भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी वीटो पावर का अधिकार है। लास्ट वीडियो में कंप्लीट बात की है, देखना आप लोग उनको, समझ में आपको पक्का आएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, अध्यादेश या फिर ऑर्डिनेंस। राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश यानी होता क्या है अध्यादेश, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और कब जारी किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 123 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। और उससे पहले, ऑर्डिनेंस को पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन पूछा था, उसका मैं आपको जवाब यहाँ पर देता हूँ। ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को समझना। पहले, इससे पहले का है वो वीटो पावर से संबंधित सवाल है। पूछा था सवाल, वीटो पावर धन विधेयक के संबंध में प्रयोग की जा सकती है या नहीं, की जा सकती है या फिर नहीं। तो ध्यान से आप लोग समझ लेना, धन विधेयक के संबंध में वीटो पावर राष्ट्रपति प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या नहीं हो सकती है, प्रयोग नहीं की जा सकती है। वीटो पावर केवल और केवल धन विधेयक को छोड़कर अन्य मामलों के संबंध में प्रयोग की जा सकती है, क्योंकि धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही कहाँ पर पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। ये कंप्लीट जब मैं आपको लोकसभा और जब विधेयक पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। फिर भी यहाँ आप लोग याद रखना, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पहले, और उसके बाद ही इसके संबंध में वीटो पावर राष्ट्रपति नहीं प्रयोग कर सकते धन विधेयक के संबंध में, ये आप लोग याद रखना। अब हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस या फिर अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा कहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और केवल भारत के संबंध में ही ये शक्ति प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति को कि आर्टिकल 123 में ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं। कौन कौन सी परिस्थितियों में राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, उन कंडीशन को आप लोग यहाँ पर समझ लो। पहली कंडीशन, कब जारी कर सकता है ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति, तो पहली कंडीशन आती है इसके संबंध में जब संसद की कोई भी संसद का कोई भी सदन
कार्य संचालन में नहीं है, कार्य संचालन में नहीं है, तो उसके संबंध में क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। यह एक प्रकार का कानून ही होता है, एक प्रकार का क्या है ये, एक प्रकार का आदेश है, आदेश होता है। और कब तक ये आदेश जारी रहता है, अभी मैं बात करने वाला हूँ इसके संबंध में कि यह आदेश कब तक लागू रहता है। तो कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन जब संसद का कोई भी सदन कार्य संचालन में नहीं है तो उसके संबंध में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन की यहाँ पर बात आती है, ऐसी निश्चित कोई भी ऐसी कंडीशन आ गई है, ऐसी परिस्थिति आ गई है कि उस विषय पर कानून तुरंत राष्ट्रपति के द्वारा ही लागू किया जाए। तो ध्यान से आप लोग समझना, आकस्मिक या अचानक की स्थिति जब आ जाती है, आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना, ये आप लोग याद रखना, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या आती है, आकस्मिक कंडीशन में जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति अध्यादेश। आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, अभी बात करेंगे कब तक यह लागू रहता है। अब बात आती है कि यहाँ पर तीसरी कंडीशन की यहाँ पर मैं और बात कर लूँ, एक सरकार के सामने ऐसी परिस्थिति है तो वहाँ पर आकस्मिक स्थिति बोलेंगे उसको। और यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है किसी भी विषय पर कानून तुरंत ही प्रभावी लागू करना है या प्रभाव में लाना है तो उसके संबंध में भी क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, राष्ट्रपति की नज़र में ऐसा कोई प्रावधान है, ऐसा कोई प्रावधान है जिस पर राष्ट्रपति को लगता है कानून की आवश्यकता है, कानून की आवश्यकता है, तो इस संबंध में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है नॉर्मल कौन सी कंडीशन है, वहाँ पर आकस्मिक की स्थिति आ जाती है कि आकस्मिक परिस्थितियों में ही क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। अब यहाँ से पूछता है कि इसका प्रावधान पहले और भी कहीं किया गया था या फिर नहीं। जैसे हम बात करें भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या अध्यादेश का प्रावधान देखने के लिए मिलता है या फिर नहीं मिलता, तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करके लिखना। भारत शासन अधिनियम 1935 में अध्यादेश का प्रावधान देखने के लिए मिलता है, देखने
के लिए मिलता है। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। कहाँ पर प्रावधान किया गया था इसका? भारत शासन अधिनियम 1935 में भी अध्यादेश का प्रावधान देखने के लिए मिलता है और इसी से क्या लिया गया है? ये अध्यादेश लिया गया है जो भारत के राष्ट्रपति को एक ऐसी कठिन परिस्थितियों में या आकस्मिक स्थिति में या फिर राष्ट्रपति को कोई ऐसा विषय लगता है जिस पर तुरंत ही कानून की आवश्यकता है, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और कौन से विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं ये भी आप लोग याद रखना। वहाँ पर एक तो संघ सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और यहाँ पर बात आती है कि क्या राज्य सूची के विषय पर भी राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। यदि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो उसके संबंध में राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधि बनाने के लिए अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। ये भी आप लोग याद रखना। राज्य के संबंध में भी राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा हो या फिर राज्यपाल के कहने पर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि संवैधानिक तंत्र के अनुसार सरकार कार्य नहीं कर रही है, तो उसके संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप करके उसमें क्या कर लगवा सकता है? राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है और उसके संबंध में प्रावधान कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखना। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद हम बात करते हैं अध्यादेश कब तक पूर्णतः कानून में बदल जाता है और कब तक पूर्णतः कानून में नहीं बदलता। 6 माह का प्रावधान क्या है, 6 सप्ताह का प्रावधान क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। यानी अध्यादेश कब तक लागू रहता है। स्क्रीनशॉट आप लोग लो इसका। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं किसके संबंध में? अध्यादेश कब तक प्रभावी रहता है? वहाँ सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा था कि अध्यादेश जारी कब किया जाता है? जब संसद के सदन कार्य संचालन में नहीं है, तब अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। तो उसके संबंध में यहाँ बात आती है कि ये कब तक प्रभावी रहता है। तो पहली कंडीशन की मैं बात करूँ, यदि कोई सा भी सदन या जब सदन की कार्यवाही चलती है, जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है यानी पहला सत्र जब शुरू होता है, तो उसके संबंध में जो राष्ट्रपति के द्वारा लाया गया अध्यादेश था उसको पेश किया जाता है। यदि उसके संबंध में पहला सदन और दूसरा सदन उसे कंप्लीट तरीके से अपने बहुमत के अनुसार क्या कर देता है? पारित कर देता है, तो वह अध्यादेश किस में परिवर्तित हो जाता है? वह अध्यादेश या ऑर्डिनेंस किस में परिवर्तित हो जाता है? पूर्णतः कानून में परिवर्तित हो जाता है। यदि कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा पहले लाया गया था और उस समय कोई सा भी सदन संचालन में नहीं था, कार्य संचालन में नहीं था, उसके बाद यदि यह कार्य संचालन में आते हैं
तो अध्यादेश कहाँ पर पेश किया जाता है? लोकसभा में और राज्यसभा में। यदि ये दोनों सदन इसको पारित कर देते हैं तो यह क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, अध्यादेश जो राष्ट्रपति लेकर आए थे। और ऐसा नहीं करते हैं, यानी लोकसभा ऐसा नहीं करती है, राज्यसभा ऐसा नहीं करती है, तो उसके संबंध में ये कब तक प्रभावी रहता है, ये आप लोग ध्यान से समझना। यानी पहली बैठक हुई लोकसभा की, किसकी बैठक हुई? लोकसभा की पहली बैठक हुई, और इसके संबंध में उसके बाद किसकी बैठक हुई? राज्यसभा की बैठक हुई। अब इन दोनों में इस अध्यादेश पर कोई भी विचार नहीं किया गया, तो क्या यह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा या फिर नहीं समाप्त होगा? ये आप लोग ध्यान से समझो इस बात को। लोकसभा भी संचालन में आ चुकी है, राज्यसभा भी संचालन में आ चुकी है। अब जो अध्यादेश था, न ही लोकसभा ने और न ही राज्यसभा ने कोई भी उस पर कार्य किया, तो क्या वह समाप्त हो जाएगा या फिर नहीं समाप्त होगा? तो कब तक समाप्त नहीं होगा और कब समाप्त हो जाएगा, उस कंडीशन को आप लोग समझो। लोकसभा ने कोई भी इस पर विचार नहीं किया और न ही राज्यसभा ने इस पर कोई विचार किया। जब यह सदन अगले सत्र के लिए, ध्यान से आप लोग समझना, पहले जब सत्र शुरू होता है तो कोई भी इन्होंने कार्य इस पर नहीं किया, कोई भी कार्य इस पर नहीं किया। अब अगली बार जब सदन किस में आएगा? संचालन में आएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अध्यादेश का। तो पहला दोबारा आया है ये, और दोबारा कब आता है? 6 मंथ के बाद या फिर 6 माह के बाद। अधिकतम समय हम मान रहे हैं, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा या फिर जो कार्यवाही होती है उसका अधिकतम समय 6 माह हो सकता है। 6 माह के अंदर बैठक होनी ही होनी आवश्यक है। तो अधिकतम 6 माह के बाद क्या आए? ये वापस सदन कार्य संचालन में आए, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। तो अब उस पर क्या विचार रखा जाएगा? जो राष्ट्रपति के द्वारा पहले अध्यादेश लाया गया था, तो उसके संबंध में आप लोग समझो इस बात को कि जब ये 6 माह के बाद वापस से कार्य संचालन में सदन आते हैं, तो उस कंडीशन में जो भी हमारा ये प्रस्ताव था, अध्यादेश था राष्ट्रपति के द्वारा, तो जो लास्ट वाली अंतिम, जैसे पहले सदन संचालन में लोकसभा आया और उसके बाद संचालन में कौन आया? राज्यसभा आया। अब ये अध्यादेश पर चर्चा करने के लिए अब भी तैयार नहीं है, तो अब ये समाप्त हो जाएगा या फिर नहीं होगा? तो उस कंडीशन में यदि पहले लोकसभा की कार्यवाही संचालन पहले होता है और उसके बाद यदि राज्यसभा का होता है, या फिर बाद में लोकसभा का होता है, या फिर बाद में राज्यसभा का, यानी एक डेट आप लोग समझ लो। जैसे ये है 1 जून है और उसके बाद ये 5 जून है, यानी पहले लोकसभा 1 जून को शुरू हुई, लोकसभा, या यहाँ पर कोई और डेट ले सकते हैं आप लोग, यहाँ 5 फरवरी आप लोग लो, 5 फरवरी, और उसके बाद यहाँ लो 12 फरवरी। अब पहले लोकसभा का कब आई शुरुआत? सदन की 5 फरवरी को हुई, और 12 फरवरी को कब हुई? ये राज्यसभा की अंतिम बैठक हुई राज्यसभा की 12 फरवरी को। यह शुरुआत कर लो अभी, और लास्ट में ये भी चली कम से कम काफ़ी 2 महीने तक, और उसके बाद ये भी अंतिम बैठक इसकी हुई। पहली बैठक 5 फरवरी को और दूसरी बैठक राज्यसभा की, यानी पहले सदन की लोकसभा की 5 फरवरी को होती है और राज्यसभा की 12 फरवरी को होती है। अब जब ये अगली बैठक होगी, कोई भी डेट को 12 के बाद 13, 14, 15, 16 या 17, उससे मतलब नहीं है हमारा मतलब है लोकसभा के बाद में राज्यसभा की बैठक हुई, और इस बैठक के यदि इस पर कोई विचार नहीं होता है, जो अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा लाया गया था, तो इस अंतिम डेट से 6 माह के बाद, 6 सप्ताह के बाद, 6 सप्ताह के बाद यदि कोई भी चर्चा नहीं होती है, तो यह अध्यादेश क्या हो जाता है?
समाप्त हो जाता है। समझ में आई होगी ये बात, मैंने आपको क्या समझाया है। यदि लोकसभा 5 फरवरी को शुरू होती है और राज्यसभा 12 फरवरी को शुरू होती है, तो 12 फरवरी की या फिर ये दोनों एक दिन शुरू होती हैं तो भी कंडीशन क्या होगी, यदि दोनों साथ शुरू होती हैं तो 5 फरवरी से लगाकर आगे जितने 6 सप्ताह होंगे उस तिथि के बीच में यदि ऐसा कर लिया जाता है, वापस विचार कर लिया जाता है अध्यादेश पर, तो क्या कर सकते हैं, वह कानून या तो समाप्त कर सकते हैं या उसको प्रभाव में ला सकते हैं संसद के सदन। और ऐसा नहीं करते हैं तो 5 फरवरी के जो 6 सप्ताह होंगे बाद के तब समाप्त हो जाएगा। और यदि 12 फरवरी अलग अलग शुरू होते हैं तो वहाँ पर कब तक समाप्त हो जाएगा, ये 12 फरवरी के बाद भी जब 6 सप्ताह होंगे तब यह समाप्त हो जाता है। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये आप लोग ध्यान रखो, जब सदन की कार्यवाही चलती है तो अध्यादेश सदन में रखा जाता है और रखने के बाद क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यदि उस पर चर्चा करनी है तो लोकसभा राज्यसभा कर सकती हैं, यदि नहीं करनी है उनको चर्चा तो अगले 6 माह के मध्य जो भी सदन उनका अगली बैठक होगी उसके मध्य अधिकतम 6 माह प्लस उसके बाद की जो बैठक होंगी तब बाद में समाप्त होगा 6 सप्ताह के बाद। ये आप लोग याद रखना। ये तो मैंने अधिकतम समय माना है बैठक का, उसके 2 दिन बाद भी, 5 दिन बाद भी, 7 दिन बाद भी, 10 दिन बाद भी ऐसा हो सकता है। तो ये तो अधिकतम समय मैंने आपको मानकर बताया है कि ऐसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है और इस कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता। ये थी ऑर्डिनेंस के संबंध में कि कब तक लागू रहता है और कब तक लागू नहीं रहता। तो ये बात आप लोग याद रखना। ये डेट आप लोग लिखना चाहो तो आप लोग अपने नज़रिए से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसके संबंध में, और आगे हमारी राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर नेक्स्ट की हम बात करते हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और आपसे पूछ लिया जाए जो अधिकतम समय कितना होता है संसद की कार्यवाही में, यानी जैसे कोई भी सदन है और पहले बैठक हुई, उसकी किसी भी डेट में प्रथम बैठक हुई और उसकी जब अगली बैठक होगी उसमें कितना अधिकतम समय हो सकता है, तो वहाँ आपका आंसर होगा अगली जो द्वितीय बैठक होगी, द्वितीय बैठक उसके मध्य अधिकतम कितना समय हो सकता है। तो आप लोग अच्छे से इसको याद रखना। अधिकतम 6 माह होते हैं, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। अब हम बात करते हैं वित्तीय शक्तियों के बारे में। वित्तीय शक्ति क्या होती हैं राष्ट्रपति की, उनके बारे में ध्यान से आप लोग समझो उनको। वित्तीय शक्तियाँ, फिनेंशियल पावर इनको बोलते हैं, शक्तियाँ, फिनेंशियल पावर। अब यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं कि धन विधेयक के संबंध में क्या प्रावधान राष्ट्रपति के लिए मिलता है। आकस्मिक निधि के संबंध में, यानी कोई भी ऐसी विषय है जिसमें राष्ट्रपति अपनी अनुमति से ही क्या कर सकते हैं, आकस्मिक निधि के संबंध में धन दे सकते हैं, तो वहाँ पर क्या क्या प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं उनको आप लोग यहाँ समझना ध्यान से। तो फाइनेंशियल पावर में यहाँ
शक्तियाँ राष्ट्रपति को देखने की मिलती हैं। अब यहाँ पहली कंडीशन आती है धन विधेयक के संबंध में। तो पहली कंडीशन क्या है या पहली शक्ति क्या है राष्ट्रपति की वित्तीय पावर में? तो धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये अच्छे से आप लोग याद रखना, धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान से याद रख सकते हैं। और इसका प्रावधान यदि आर्टिकल में पूछा जाए कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो आर्टिकल 117 में धन विधेयक से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आगे मैं बात करूँगा धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है सबकी। अगली कंडीशन की मैं यहाँ पर बात करूँ दूसरी, तो यहाँ पर अभी हमने बात की थी जब हम पढ़ रहे थे कार्यपालिका शक्ति, तो वहाँ पर हमने बात की थी कि जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। और यहाँ पर वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं, तो भी राष्ट्रपति करते हैं। और उसका उल्लेख कहाँ देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल 280 में देखने के लिए मिलता है और फाइनेंशियल पावर में ही शामिल होता है। तो यहाँ वित्त आयोग का गठन करते हैं, कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल 280 में देखने के लिए मिलता है। तीसरी कंडीशन की मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ किसी अनुदान की मांग करनी है तो राष्ट्रपति की अनुमति से कर सकते हैं। क्या करनी है, किसी अनुदान की मांग किसकी सिफारिश पर की जाती है, राष्ट्रपति से सिफारिश पर की जाती है। तो किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर, यानी अनुदान लेना है तो वहाँ पर आर्टिकल 113 में प्रावधान किया गया है कि अनुदान की मांग राष्ट्रपति से कर सकते हैं, राष्ट्रपति की सिफारिश पर हो सकती है या फिर की जा सकती है। ये प्रावधान कहाँ शामिल होता है, वित्तीय शक्तियों में, फाइनेंशियल पावर में शामिल होता है। अब उसके बाद यहाँ पर आती है कि बजट के संबंध में क्या प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है कि जो बजट जैसा कोई वैसे वहाँ शब्द देखने के लिए नहीं मिलता है। वार्षिक वित्तीय विवरण कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, और वित्तीय शक्तियों में राष्ट्रपति का ये अधिकार होता है, जो भी सरकार है उसके वित्त मंत्री या फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं, वहाँ पर राष्ट्रपति वित्त मंत्री से कहते हैं कि बजट पेश करिए या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करिए, जो पहले लागू होता है। पहले लागू का मतलब सबसे पहले पेश किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है, और कहाँ मिलता है, ये वित्तीय शक्तियों में राष्ट्रपति की। और वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब क्या है, आर्टिकल 112, और इसी को हम बोलते हैं बजट जैसा।
प्रावधान है, तो वो बजट नहीं, वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। उसका उल्लेख कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 112 में देखने के लिए मिलता है। ये भी आप लोग याद रख लेना। और यहाँ पर देखने के लिए मिलती है 5वीं कंडीशन की मैं यहाँ बात करूँ, जैसे आकस्मिक निधि है। आकस्मिक निधि के संबंध में तो क्या प्रावधान देखने के लिए मिला? किसी अनुदान की मांग करनी है तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर कर सकते हैं। आकस्मिक निधि का भी भुगतान किया जा सकता है, जैसे किसी राज्य में आपदा आई है, इसके संबंध में हम बात कर सकते हैं। जैसे उड़ीसा में कौन सा चक्रवात आया है, उड़ीसा के तट से टकराया है यास चक्रवात, जो आसपास के इलाके भी क्या हुए हैं, झारखंड भी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सारे के सारे क्या हुए हैं, प्रभावित इलाके हुए हैं यास चक्रवात से। तो उसके संबंध में जो आकस्मिक निधि है, अचानक से कोई निधि की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर राष्ट्रपति इसके संबंध में भुगतान कर सकते हैं पहले ही। तो ध्यान से आप लोग यहाँ समझ लेना, आकस्मिक निधि के आकस्मिक निधि पर अग्रिम भुगतान यानी पहले ही भुगतान किया जा सकता है। और ये किस में शामिल होता है? राष्ट्रपति की वित्तीय पावर्स में। और कहाँ है इसका उल्लेख? आर्टिकल 267 में देखने के लिए मिलता है कि आकस्मिक निधि पर अग्रिम भुगतान आर्टिकल 267 में देखने के लिए मिलता है। ये हैं वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय के फाइनेंशियल पावर्स के संबंध में क्या क्या राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं न्यायिक शक्तियों के बारे में, यानी न्यायिक शक्ति के बारे में क्या क्या राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। नॉन स्टॉप जब हम पढ़ाई की शुरुआत कर देते हैं तो बीच में कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं, तो आप लोग इसको शेयर किया करो, है ना, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। अब हम बात करते हैं किसके संबंध में? अब हम बात करते हैं न्यायिक शक्तियाँ। इसको बोलते हैं ज्यूडिशियल पावर। न्यायिक शक्तियाँ, क्या क्या न्यायिक शक्तियाँ यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, तो ध्यान से आप लोग समझो इसको। यहाँ देखने के लिए मिलती हैं, एक तो न्याय से संबंधित या न्यायालय से संबंधित जो शक्तियाँ हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? पहली, जैसे मैं बात करूँ, चाहे तो कौन हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, उसके मुख्य न्यायाधीशों या फिर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये बात किसके संबंध में आती है? न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, आर्टिकल 143 में प्रावधान किया गया है। उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे, ये राष्ट्रपति की खुद की शक्ति है। यानी राष्ट्रपति उनकी सलाह को, जो सुप्रीम कोर्ट की सलाह है, उसको मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, जबकि सलाह लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को, आर्टिकल 143 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। यहीं पर देखने के लिए मिलता है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और क्षमादान की शक्तियाँ कितनी होती हैं? 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त यहाँ पर होती हैं। जैसे किसी भी जो दोषी है उसकी सज़ा को कम करना, लघुकरण करना, सज़ा की प्रकृति को बदलना, सज़ा को पूर्णतः माफ़ कर देना, सज़ा को थोड़ी देरी से देना, यानी जो भी सज़ा का समय है उसमें थोड़ा सा प्रलंबन कर देना, देरी कर देना। और कोई महिला है, गर्भवती महिला, तो उसके संबंध में उसकी सज़ा को क्या कर देना? पीछे हटा देना। यहाँ पर ये कौन कौन सी 5 हैं शक्तियाँ जहाँ पर राष्ट्रपति को ये शक्तियाँ प्राप्त होती हैं कि किसी भी जो दोषी होता है, अपराधी होता है, उसके संबंध में उसकी सज़ा को
क्या कर सकते हैं, माफ़ या फिर और अन्य कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं, 5 उनकी हम यहाँ पर बात कर लेंगे। ये हैं न्यायिक शक्तियाँ, उनको मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से आप लोग समझो। सबसे पहला है सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अगली, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। जब मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के संबंध में, जैसे आर्टिकल 124 में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है, वहाँ पर कैसे हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल 237 के संबंध में क्या क्या प्रावधान है, सभी को हम पढ़ेंगे। हाई कोर्ट को भी कंप्लीट पढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट को भी हम कंप्लीट पढ़ेंगे। तो यहाँ आप लोग इतना सा याद रख लेना कि इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। सुप्रीम, यहाँ पर कोर्ट और लिखना, ये ऐसे लिख लो, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, परंतु उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। और ये कहाँ पर है, कहाँ, आर्टिकल नंबर 143 में देखने के लिए मिलता है। अब इसी के साथ यहाँ अगले पॉइंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती हैं। और कितने प्रकार की हैं, 5 प्रकार की हैं। तो 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को। ध्यान से आप लोग समझना, मैं उनके नाम लिखता हूँ कौन कौन सी हैं, अच्छे से आप लोग ध्यान देना बोर्ड पर। सबसे पहले की मैं बात करूँ, लघुकरण। कौन सी है, लघुकरण नाम से ही पता है इसमें क्या होता है, इसमें सजा की प्रकृति को क्या किया जाता है, बदला जाता है। तो इसमें सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझो कैसे बदल सकते हैं। प्रकृति को बदल दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा इस शक्ति के माध्यम से, लघुकरण के माध्यम से। इसमें प्रावधान देखने के लिए मिलता है, यदि किसी भी दोषी को, किसी अपराधी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मृत्यु दंड सुना दिया गया है, तो उसके मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर सकते हैं राष्ट्रपति। अंतिम शक्ति राष्ट्रपति की होती है कि राष्ट्रपति उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मृत्यु दंड की जो उसका मिला हुआ दंड है, मृत्यु दंड, उसको आजीवन कारावास में परिवर्तित कर सकते हैं। ये लघुकरण में देखने के लिए मिलता है। दूसरे की मैं बात करूं, यहाँ पर दूसरी कौन सी शक्ति है, दूसरी शक्ति यहाँ पर देखने के लिए मिलती है परिहार।
इसका आप लोग अर्थ समझो। परिहार का मतलब है सजा जो दी गई है उसकी मात्रा को क्या करना, बदलना या कम करना। सजा की मात्रा को बदलना। एग्जाम्पल आप लोग समझो इसको। जैसे किसी भी दोषी को, अपराधी को 2 वर्ष की सज़ा दी गई है तो उसकी सज़ा को क्या कर देना है, कम करके सज़ा की मात्रा को कम करना और बदलना। जैसे 1 वर्ष के कारावास में उसको परिवर्तित करना और कठिन कार्य उससे करवाना। सज़ा को 2 वर्ष दी गई थी न्यायालय के द्वारा, उसकी सज़ा को 1 वर्ष किया गया और उसके साथ उसके लिए और भी अन्य कार्य यहाँ पर जैसे कठिन कार्य करना उसके लिए दे दिया गया। 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष अन्य कठिन कार्य उसको दिए गए। तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है परिहार में। दूसरे की मैं बात करूँ, अगला जो देखने के लिए यहाँ मिलता है तीसरी, विराम। क्या है, विराम। विराम की कंडीशन क्या आती है, इसमें भी क्या होता है, विशेष परिस्थितियों में सजा को क्या करना होता है, कम करना होता है या फिर विराम लगाना होता है, रोकना होता है। इसका मतलब विराम कम करना और या फिर रोकना, ऐसी विशेष परिस्थितियों में इस कंडीशन में राष्ट्रपति को ये इस शक्ति के माध्यम से उस दोषी को क्या कर सकते हैं, उसकी सज़ा पर विराम लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझो इसको, कोई गर्भवती महिला है तो उसके लिए जो सज़ा है उसको क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति टाल सकते हैं, उस पर विराम लगा सकते हैं। यदि कोई गर्भवती महिला है तो उसके संबंध में उसकी सज़ा को क्या कर सकते हैं, लंबित कर सकते हैं, विराम लगा सकते हैं उसकी सज़ा में। ये आप लोग याद रखना। और कहाँ पर देखने के लिए मिलती है, विराम में। अगली कंडीशन की मैं बात यहाँ पर करूँ, प्रविलंबन। फोर्थ कंडीशन है प्रविलंबन। इसमें होता है सज़ा को टाल देना। जैसे फांसी की सज़ा सुना दी गई है किसी दोषी को और किसी अपराधी को फांसी की सज़ा सुना दी गई है और फांसी लगनी है उसको, तो उसके संबंध में उसकी फांसी की सज़ा को क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति टाल सकते हैं, यानी समय अवधि उसकी बढ़ा सकते हैं। प्रविलंबन के अंतर्गत ये आता है, यानी फांसी की सज़ा को क्या कर देना, टाल देना। ये प्रविलंबन अधिक जो शक्ति होती है राष्ट्रपति की उसमें शामिल होता है। लास्ट और अंतिम उसको भी आप लोग याद रख लेना कौन सी है, उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं, क्षमा। कौन सी है, क्षमा। और क्षमा का मतलब क्या होता है, सजा को या अपराधी को पूर्णतः माफ़ कर देना। क्या होता है इसका मतलब, क्षमा का मतलब होता है पूर्णतः माफ़ कर देना। और पूर्णतः माफ़ करने का मतलब यहाँ पर यह देखने के लिए मिलता है कि यदि किसी भी अपराधी को, किसी भी दोषी को पूर्णतः माफ़ कर दिया गया है, पूर्णतः क्षमा कर दिया गया है, तो अब उसको यह माना जाएगा कि उसने कोई भी पहले अपराध किया ही नहीं था। इसके संबंध में राष्ट्रपति की ये शक्ति होती है। यदि पूर्णतः राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया है तो उसको यह माना जाएगा उस व्यक्ति को कि उसने कोई भी अपराध नहीं किया है। तो ये राष्ट्रपति की होती हैं शक्तियाँ। 5 प्रकार की क्षमादान की शक्ति किस में शामिल होती हैं, न्यायिक शक्तियों में। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखना और शेयर आप लोग करना, इसको लाइक भी आप लोग करना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके संबंध में और जो शक्तियाँ बची हैं, सैन्य शक्ति हैं, कूटनीतिक शक्तियाँ हैं, उनके संबंध में बात करेंगे हम। और आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती हैं उन सभी के हम बारे में बात करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।